बचपन से लेकर अब तक हमें कुछ ऐसा पढ़ते या फिर लोगों से सुनते आ रहे हैं जो सच नहीं है। उन्हें गलती सुनने में इतना मजा आने लगता है कि हम उस झूठ को सच मान लेते हैं। ऐसी कुछ बातों का जिक्र हम इस पोस्ट में करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में झूठ की धूल हटाकर उन कहानियों के सच से आपको रूबरू करवाएंगे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में खासकर चीन में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि धरती पर चीन की दीवार ही एक ऐसी मानव निर्मित चीज है जो कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। क्या आपने भी ऐसा सुना है या ऐसा मानते आए हैं? अगर हाँ, तो नासा आपसे सहमत नहीं है। नासा इस बात को साफ साफ नकार चुका है। नासा का कहना है कि चीन की दीवार लो अर्थ ऑर्बिट से बिल्कुल भी नहीं दिखती। लेकिन हाँ, अगर क्लाइमेट बिल्कुल साफ हो तो कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा होने पर सिर्फ चीन की दीवार ही नहीं बल्कि दूसरे बड़े स्मारक जैसे पिरामिड, एयरपोर्ट्स वगैरह भी देखे जा सकते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि चीन की दीवार को नंगी आंखों से चांद से देखा जा सकता है। लेकिन आपको बता दे कि ये भी ऐसा ही होगा जैसे इंसान के बाल को 3 किलोमीटर दूर से देखना, यानी कि बिल्कुल नामुमकिन। ऐसा लोग अमेरिकी चित्रकार रॉबर्ट रिप्ले की वजह से सच मानने लगे थे, जिसने 1932 में अपने कार्टून फीचर बिलीव इट और नॉट के साथ एक पार्ट बनाया था, जिसमें उसने चीन की दीवार को मनुष्य का शक्तिशाली काम केवल चंद्रमा से मानव आंख से दिखाई देता है बताया। यह बात निश्चित रूप से बिना किसी सबूत से कही गई थी, क्योंकि इसके 30 साल बाद यूरी अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान बना। इसलिए अगर नंगी आंखों से आपको चीन की दीवार देखनी है तो चांद पर नहीं बल्कि आपको चीन जाना पड़ेगा। लेकिन वहां भी अब आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि नॉर्थ बीजिंग के आसपास की दीवार की देखरेख सही की गई, लेकिन बाकी हिस्सों में अब देखने लायक कुछ नहीं बचा। दीवार की हालत बहुत खराब है। इस दीवार को बनाने के लिए जिस सामान का प्रयोग किया जाता था वह भी कुछ खास नहीं था, जिसके कारण आज वह दीवार 1/3 हिस्सा टूट चुका है। आसपास के गांव के लोग भी अपने काम के लिए ईंट, पत्थर, दीवार यहीं से निकाल लेते हैं। दीवार के पत्थरों को चुराकर या तो आसपास के लोगों द्वारा घर या रोड बना ली गई है, या फिर उन्हें 7 से 8 डॉलर में चीनी सभ्यता का प्रतीक बताकर मार्केट में बेच दिया जाता है। 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार 22% दीवार तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी है। सरस्वती नदी का अस्तित्व। यह झूठ भी प्रचारित किया जाता है कि सरस्वती नदी का कभी अस्तित्व नहीं रहा। वेदों में उल्लेखित सरस्वती नदी का कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा। यह बात पिछले कुछ वर्षों तक मान्य थी। इस धारणा की सत्यता को जांचने का कभी प्रयास नहीं किया गया। पाश्चात्य विद्वानों ने जो लिखा और कह दिया वही भारतीय इतिहासकारों के अनुसार पत्थर की लकीर की तरह रहा। वैज्ञानिकों को बहुत से स्रोत से जानकारी हासिल की और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। ऋग्वेद में भौगोलिक क्रम के अनुसार यह नदी यमुना और सतलज के बीच रही है और यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती रही है। नदी का तल पूर्व हड़प्पाकालीन था और यह 4000 ईस्वी पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। अन्य बहुत से बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन हुए और 2000 वर्ष पहले होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई और यह नदी सरस्वती थी। वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि किसी समय सतलुज और यमुना नदी इस नदी में मिलती थी। सैटेलाइट द्वारा भेजे गए चित्रों से पूर्व भी बहुत भूगर्भ खोजकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिकों को हरियाणा और पंजाब के साथ राजस्थान के जैसलमेर जिले में सरस्वती की मौजूदगी के ठोस प्रमाण मिले हैं। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट। आपने भी जरूर ये सुना होगा या खुद दूसरों को गर्व से बताते आए होंगे कि पूरी दुनिया के मुकाबले भारतीय रेलवे विभाग में सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। दरअसल ये अब सच नहीं है, क्योंकि जब 2015 में सर्वे किया गया तो मालूम पड़ा कि इसमें इंडियन रेलवे 8वें स्थान पर है, जिसमें 1.4 मिलियन लोग काम करते हैं। वहीं 9वें नंबर पर इंडियन आर्म फोर्सेज आते हैं, जिसमें 1.3 मिलियन लोग काम करते हैं। सबसे टॉप पर 3.2 मिलियन कर्मचारियों के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग है। दूसरे नंबर पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, तीसरे पर वॉलमार्ट और चौथे स्थान पर मैकडॉनल्ड्स है। लेकिन 2017 में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन रेलवे अब
54 मिलियन कर्मचारियों के साथ 7वें पायदान पर पहुंच चुकी है। उम्मीद है अब आपकी जानकारी अपडेट हो गई होगी, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि 4 अब भी बाकी है। नेशनल स्पोर्ट। हम न जाने कब से एनसीईआरटी बुक्स में ये पढ़ते आ रहे हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हो सकता है आपने इस पर निबंध भी लिखा हो, यह सामान्य ज्ञान की हर किताब में है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, यहाँ तक कि सरकारी वेबसाइट्स में भी लिखा है। दुनिया को अपनी स्टिक से नचाने वाले लेजेंड मेजर ध्यानचंद की इतनी कहानियां आज भी ताजी लगती है, लेकिन हम आपको बता दें कि देश को 8 ओलंपिक गोल्ड और 1 विश्व कप दिलाने वाला इस खेल भारत के राष्ट्रीय खेल का दर्जा हासिल नहीं किया हुआ है। जी हाँ, ये हम नहीं, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एक आरटीआई क्वेरी का जवाब देते हुए बताया है कि भारत ने इस तरह के किसी भी राष्ट्रीय खेल को लिखित नहीं किया है। 2012 में ऐश्वर्या पराशर ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ से पूछा था कि भारत सरकार ने हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में कब माना था, लेकिन केंद्रीय युवा मामलों के मंत्रालय के अवर सचिव एसपीएस तोमर ने जवाब दिया कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। तोमर ने कहा, मंत्रालय में कोई आधिकारिक आदेश या अधिसूचना नहीं आई है जिसमें कहा गया हो कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। इसे सामान्य खेल में राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना जाता है। यानी कि आज से 8 साल पहले ही साफ हो गया था कि हॉकी नेशनल स्पोर्ट नहीं है। लेकिन क्या अभी तक आपको इसकी जानकारी थी? An eye for an eye will make the whole world blind. आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। काफी लंबे अरसे से यह माना जा रहा है कि यह लाइन गांधी जी द्वारा कभी कही या लिखी गई होगी और शायद आप भी यही मानते होंगे, लेकिन यह सरासर गलत है। इस बात पर बहुत मतभेद है कि क्या गांधी ने कभी यह शब्द कहे थे, और यहाँ तक कि अगर उन्होंने किया भी तो यह कैसे हुआ। दरअसल ये कथन उनके अहिंसावादी व्यक्तित्व पर सटीक बैठता है। An eye for an eye only makes the world blind. शायद इसीलिए लोग इसे सही मानते आए हैं और न्यूज डिबेट या सोशल मीडिया पर यदाकदा चिपकाते आए हैं। आज की पोस्ट में हम लेकिन जब येल बुक ऑफ कॉन्टेशंस के एडिटर ने गांधी फैमिली से बात की तो वो ये बताने में असक्षम रहे कि ऐसा कब हुआ था, न कि कोई सबूत दे पाए। लेखक लुई फिशर ने गांधी जी की बायोग्राफी लिखते समय 2 बार इसी से मिलते जुलते वाक्यांश का उपयोग विभिन्न पुस्तकों में किया, लेकिन गांधी जी की तरफ से नहीं। इसके अलावा यह डायलॉग एक्टर बेन किंग्सले द्वारा 1982 में आई फिल्म गांधी में कहा गया था। शायद यही वजह रही होगी जो सब इसे सच मान बैठे। पिरामिड और दास। इजिप्त अपनी कई अतरंगी चीजों के लिए जाना जाता है, जिनमें से एक है पिरामिड। 19वीं शताब्दी तक यह समझा जाता था कि इनके विशाल पिरामिड को बनने के लिए दासों की मदद ली गई। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक शोध से पता चला है कि करीब 20,000 दासों द्वारा एक पिरामिड को बनाने के लिए 23 साल का समय लगेगा। किसी भी देश के पास इतने दास नहीं हो सकते कि वो विशाल पिरामिड्स खड़ा कर दे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल कुछ हजार दासों ने मिलकर इतने विशाल पिरामिड खड़े कर दिए होंगे। फिर 20वीं शताब्दी में यह माना जाने लगा कि सोसाइटी के एक छोटे से भाग ने दासों संग मिलकर पिरामिड खड़े किए, जिनमें पेशेवर श्रमिक और वास्तुकार शामिल होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि केवल कुछ हजार दासों, श्रमिकों और वास्तुकारों ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने मिलकर इसमें मदद की होगी, जिनमें इन सब के अलावा आम लोग भी शामिल होंगे। जैसे सोसाइटी के एक भाग ने पिरामिड्स बनाए होंगे, एक भाग ने उन तक सामान वगैरह पहुंचाया होगा, एक भाग दूर दूर से पत्थर वगैरह लाए होंगे, एक भाग ने इनके लिए खाना पीना जुटाया होगा। पृथ्वी पर मौजूद इस अजूबे का निर्माण सोसाइटी का एक छोटा सा भाग या कुछ हजार या लाख मजदूरों के बस की बात नहीं थी। नेशनल एंथम। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे जानकर तो पक्का आपके होश उड़ने वाले हैं। आजादी के इतने दशकों बाद हम आज भी अपने राष्ट्रगान को सही ढंग से न तो पढ़ते हैं और न ही गाते हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, राष्ट्रगान के पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा में प्रयुक्त सिंध शब्द ही नहीं, इसकी जगह सिंधु किया जा चुका है, लेकिन हमें पता ही नहीं है और न ही उपयोग होता है। जनवरी 1950 में इसको बदलकर सिंधु किया जा चुका है। दरअसल सिंध अब पाकिस्तान का प्रांत है।
इसलिए इसे बदलकर सिंधु कर दिया गया था, जो सिंधु नदी का प्रतिनिधित्व करता है। यह नदी है तो पाकिस्तान में, लेकिन बहती भारत की घाटियों में है। भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट india.gov.in में भी सिंध नहीं सिंधु शब्द का उपयोग हो रहा है, लेकिन हम आज भी इस पर ध्यान नहीं देते। उम्मीद है आप चौंके नहीं होंगे। ठीक इसी तरह 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर नेशनल हॉलिडे माने जाते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी आदेश नहीं है जिसमें इन दिनों को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की बात कही गई हो। फीफा वर्ल्ड कप 1950। आप भी सोचते होंगे कि कब वो दिन आएगा जब भारत फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन जिन्हें पता नहीं है बता दे कि ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम कभी इसके लिए क्वालिफाइड नहीं कर पाई। 1950 में ब्राजील में हुए फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारत ने क्वालिफाई कर लिया था। जिन्हें मालूम होगा कि भारत ने क्वालिफाई किया था, वो लोग तो ये भी जानते होंगे कि तब भारतीय खिलाड़ी बिना जूतों के नंगे पैर फुटबॉल खेलते थे, लेकिन नंगे पैर उन्हें उस टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत नहीं मिली, जिसकी वजह से भारत ने नाम वापस ले लिया। लेकिन यह सिर्फ महज एक झूठ ही है। इसके अलावा बहुत मानते हैं कि तब ब्राजील का सफर लंबा और महंगा था और AIFF के पास इन पर खर्च करने के लिए समय और पैसे दोनों ही नहीं थे, इसलिए हम पीछे हट गए। लेकिन ये दोनों ही बात गलत है, क्योंकि आयोजकों ने भारत को ब्राजील लाने के लिए यात्रा के ज्यादातर खर्चों का भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन भारत इसलिए पीछे हटा क्योंकि टीम सिलेक्शन से AIFF नाखुश था और प्रैक्टिस के लिए भी कम समय दिया गया था। टीम के कप्तान शैलेंद्र मन्ना के मुताबिक तब AIFF फीफा वर्ल्ड कप को ओलंपिक की तुलना में ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। नेसिस फोटो। लॉक नेस मॉन्स्टर एक पानी में रहने वाला दानव है जो नेसी के नाम से मशहूर है, जिसकी केवल दंत कथाओं में पुष्टि की गई है। इस दानव के स्कॉटलैंड के लॉक नेस इलाके में निवास करने की कहानियां मिलती है, लेकिन इस जानवर के किसी भी तरह के असली होने के सबूत को खोजने से प्रयास बेकार ही रहे हैं। लेकिन 1934 में तब हड़कंप मच गया जब कर्नल रॉबर्ट विलियम्स द्वारा खींची गई एक फोटोग्राफ में यह मॉन्स्टर कैद हो गया। इसकी आज तक एकमात्र तस्वीर खींचने वाले रॉबर्ट विल्सन ने बताया कि वो झील की तस्वीर ले रहे थे और अचानक से उन्हें मॉन्स्टर बाहर निकलता हुआ दिखाई दे गया। उन्होंने जल्दी से उसकी 4 फोटो ली, लेकिन 2 ही सही निकल पाई और एक ही वर्ल्ड फेमस हो पाई। फोटोशॉप उस समय नहीं था, इसलिए उस फोटो पर सबको विश्वास हो गया और लोगों द्वारा उसके देखे जाने की कई मनगढ़ंत स्टोरी सामने आने लगी। ठीक भारत के चोटी कटवा की तरह 60 साल तक सब उसे सही मानते रहे, लेकिन 1994 में इस बात से आखिर पर्दा उठ ही गया। दरअसल वो एक सबमरीन खिलौना है जिसे क्रिस स्प्रिलिंग द्वारा बनाया गया था। ऐसा बदले की भावना के चलते किया गया। क्रिस मर्माडोक का दामाद था। इस घटना से पहले मर्माडोक को नेसी के कुछ फुटप्रिंट्स मिले तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयर डेली मेल को दिखाए, लेकिन जब मालूम पड़ा कि फुटप्रिंट नकली है तो उनका मजाक उड़ाया गया। इसलिए डेली मेल से बदला लेने के लिए इस कारनामे को अंजाम दिया गया। नेसी की फोटो खींचकर डेली मेल को बेची गई, जिसे उन्होंने झट से खरीद लिया। सेक्युलरिज्म। आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि भारत 1947 में सेक्युलर हो गया था, लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर जाए तो यह समझ आता है कि 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा ही धर्म के आधार पर किया गया था। लेकिन कुछ जो अक्लमंद है वो मानते हैं कि 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू किया गया तब भारत को सेक्युलर घोषित किया गया था। लेकिन हम आपको बता दें कि ना 1947 में और ना ही 1950 में सेक्युलर शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया, किंतु ऐतिहासिक रूप से भारत में सर्वधर्म समन्वय और वैचारिक एवं दार्शनिक स्वतंत्रता अनादिकाल से चली आ रही है। अगर मैं पूछूं कि सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या होता है तो ज्यादातर लोग बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष, और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो गलत है। सेक्युलर का अर्थ पंथ निरपेक्ष होता है, दोनों में फर्क है। उम्मीद है आप इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खुद ही प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से सच से झूठ की धूल हटानी बाकी है। तो इस तरह बने रहे हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।